वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक साल बाद मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो में आज हम शुरू करने वाले हैं इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए एमए एजुकेशन वाला सेशन। एमए एजुकेशन में हमें पता है कि 2 सालों में हमें पहले ईयर में फर्स्ट ईयर में हमें 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। 6 सब्जेक्ट्स में हमें 8 बुक्स देखने होते हैं। 8 बुक्स क्यों कि एमईएस 11 से एमईएस 16 तक हमारा जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में हम जो सब पढ़ने वाले हैं उसमें एमईएस 15 और एमईएस 16 में हमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 देखने को मिलते हैं। तो हमें 8 बुक्स को कवर करने होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में हमें 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एडल्ट एजुकेशन, हायर एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन। इनमें से हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है और उसका ही हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहले ये बता दूं कि हर एक बुक में आपको 4 से 5 ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे और हर एक ब्लॉक में आपको 3 से 4 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे एमईएस 11 से एमईएस 16 तक कवर करेंगे। एमईएस 11 में हम देखते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन है एमईएस 11। एमईएस 12 है अपना एजुकेशन नेचर एंड पर्पसेस, लर्नर लर्निंग एंड डेवलपमेंट है किसमें हमारा जो एमईएस 13 है। एमईएस 14 में हम देखते हैं सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। एमईएस 15 में हम देखते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। एमईएस 16 में हम देखते हैं रिसर्च। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक इंट्रोडक्टरी पार्ट किसका, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एमईएस 11 का। तो अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन का फर्स्ट ब्लॉक है व्हाट इज एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है एमए एजुकेशन का। एमईएस 11 का अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन का फर्स्ट ब्लॉक है व्हाट इज एजुकेशन, जिसमें 4 यूनिट्स है और फर्स्ट यूनिट है हमारा एजुकेशन एज एन ऑपरेशनल एस्पेक्ट। एजुकेशन एज एन ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन एज एन ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, किस तरह से सोसाइटी में ये काम करता है एजुकेशन और किस लिए हम इसे यूज करते हैं। तो एजुकेशन क्या है, पहले एजुकेशन का एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है। एजुकेशन का एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, हम सभी को पता है कि एडुकेयर और एडुशेयर ये 2 वर्ड हैं जिसमें से ये जो एजुकेशन वाला वर्ड है इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है, बनाया गया है ना। तो एजुशेयर और एजुकेट का मीनिंग क्या होता है, नरिश करना, स्किल्स डेवलप करना, टू ब्रिंग अप, रियर करना। ठीक है, तो ये जो सारे एटिमोलॉजिकल मीनिंग है ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ रखा है। जब हमने सीडीपी के कुछ क्लासेस किए थे तब हमने ये सब कुछ पढ़ रखा है एटिमोलॉजिकल मीनिंग। फिर चलते हैं हम ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या है सोसाइटी का। ऑपरेशनल एस्पेक्ट जो कि कहां से डिराइव्ड है, ऑपरेशन से डिराइव्ड है। और ऑपरेशन यानी कि यूज करना, रेडी टू यूज है। एजुकेशन क्या है, एक रेडी टू यूज फंडा है, यानी कि हम जो भी कुछ सीखते हैं एजुकेशन में उन सबको हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। जब तक हम अपनी रियल लाइफ में उस चीजों को यूज नहीं कर पाते तब तक उस एजुकेशन का, उस लर्निंग का कोई भी वैल्यू नहीं है। और एक बात है, शेक्सपियर ने क्या कहा था, शेक्सपियर के अनुसार स्कूलिंग होता है एजुकेशन का मीनिंग। याद रखिएगा, कुछ एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि शेक्सपियर के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तो स्कूलिंग होता है शेक्सपियर के अनुसार एजुकेशन का मीनिंग। अब देखते हैं हम कि हमारे एंशियंट टाइम पर एजुकेटेड पर्सन किसे कहा जाता था। इडलर्स को कहा जाता था। किन्हें, इडलर्स को कहा जाता था। इडलर्स कौन थे, इडलर्स वो थे जिनसे खुद का काम नहीं होता, वो दूसरों से अपना काम निकलवाते हैं, ऐसा उनका मानना था। जो भी एंशियंट के लोग थे उनका मानना था कि इडलर्स वो लोग हैं जो लोग बिल्कुल अपना खुद का काम नहीं कर सकते और इसीलिए वो पढ़ाई करते हैं, इसीलिए वो एजुकेटेड होते हैं ताकि वो दूसरों से अपना काम निकलवा सके। ठीक, तो इडलर्स और जो आर्मचेयर पॉलिटिशियंस हैं,
फिर रहे अपने फिलोसोफर्स, थिंकर्स। बिल्कुल इन्हीं लोगों को ही सिर्फ एजुकेशन की जरूरत होती है और किसी को नहीं होती। बाकी जो सारे थे वो एजुकेशन, सिर्फ वुमेन को भी एजुकेशन नहीं था। पहले हमारे एंशियंट टाइम पर वुमेन को भी एजुकेशन नहीं था। क्या मानना था कि जो आर्मचेयर पॉलिटिशियंस बनने के लिए, फिलोसोफर्स बनने के लिए, थिंकर्स बनने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को ही हमारे एजुकेशन की जरूरत थी। फिर देखते हैं कि ग्रीक का क्या मानना था, कि ग्रीक में एजुकेशन का सिस्टम क्या था एंशियंट टाइम पे। हमारा जो एंशियंट ग्रीस था, एंशियंट ग्रीस में किस तरह का एजुकेशनल मॉडल फॉलो करा जाता था। तो एजुकेशनल मॉडल ग्रीस का कुछ ऐसा था कि वो एक बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो चुका था। वहां पर एजुकेशनल सिस्टम था कि वो लोग क्या मानते थे। देखिए, तो एक स्पार्टा नाम का एक सिटी है, स्पार्टा नाम का एक सिटी है ग्रीस में, एंशियंट ग्रीस में, जो कि लैकोनिया में है। लैकोनिया एक स्टेट है ग्रीस का। ये एक रिवर है यूरोटा के पास में है। यूरोटा रिवर के पास में एक स्टेट है लैकोनिया, जिसमें कि स्पार्टा सिटी है। और वो जो स्पार्टा है वहां पर एजुकेशन सिर्फ इसीलिए दिया जाता था ताकि लोगों को मिलिट्री में मिलाया जा सके। उनके लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना था कि वो फिजिकली फिट हो सके। फिटनेस ही चाहिए था। क्यों? मिलिट्री में मिलने के लिए, डिफेंस में पार्ट लेने के लिए सिर्फ मिलिट्री की जरूरत थी। तो उनके लिए फिजिकल फिटनेस ही सब कुछ था एज एजुकेशन। ठीक, फिर एक आता है एथेंस, जो कि है कैपिटल ग्रीस का। कैपिटल क्या है? ग्रीस का जो एथेंस है। एथेंस में कैसा सिस्टम था? सोफिज्म वहां पर था। वहां पर सोफिस्ट थे। सोफिस्ट किसे कहा जाता है? टीचर्स को। एंशियंट टीचर्स को सोफिस्ट कहा जाता था, जो कि फिलोसोफर्स थे। जनरली जो फिलोसोफर्स थे एंशियंट के, उन्हें हम सोफिस्ट कहते हैं। तो जो फिलोसोफर्स थे उन्हें हम सोफिस्ट कहते हैं। जिन लोगों के स्पीच से, जिन लोगों के जो आइडियल्स थे, उनके जो एथिक्स थे, उन्हीं से निकल करके आया क्या? इंडिविजुअलिज्म क्या है? अब सोफिज्म में से इंडिविजुअलिज्म तो निकल करके आया, इसका ग्रोथ भी हुआ। इंडिविजुअलिज्म क्या है? इंडिविजुअल किसमें से डिराइव्ड है? इंडिविजुअल से डिराइव्ड है। तो इंडिविजुअल का जो वैल्यू था, आइडियाज थे, स्किल्स थे, ये सब कुछ, टैलेंट्स थे, ये सब कुछ क्या हुआ? नजर में आने लगा उन्हें। ठीक, तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, जिससे कि उनकी कंट्री का भी डेवलपमेंट होता, इसी में से निकल करके आया इंडिविजुअलिज्म। ठीक, इंडिविजुअलिज्म तो आया। इंडिविजुअलिज्म आने के बाद क्या हुआ कि इंडिविजुअल एजुकेशनल सिस्टम्स आने लगे। तो कुछ इस तरह से अपना जो एजुकेशनल सिस्टम था ग्रीक में, एजुकेशनल सिस्टम इस तरीका का था। तो अगर हम ग्रीक की थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, ग्रीक हमें कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक, यहाँ पर स्पार्टा है, यहाँ पर हमें कैपिटल दिखने को मिलेगा एथेंस, यहाँ पर हमें आयोनिया मिलेगा। ठीक, यहाँ पर आयोनिया मिलेगा। यहाँ पर एक हमें माउंटेन मिलेगा, माउंट ओलिम्पस। और एक बात अगर बताएं तो पार्थेनॉन टेम्पल जो है, ये भी हमारे ग्रीस में है। कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। तो माउंट ओलिम्पस यहाँ है, यहाँ पर हमें क्रेट्स देखने को मिलता है, यहाँ पर रोडस देखने को मिलता है। इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर एजियन सी दिखता है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी दिखता है, यहाँ पर आयोनियन सी दिखता है, ठीक है। तो ये कुछ
इंफॉर्मेशंस थे जो कि आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए थे। कुछ बाहर की चीजें भी कभी कभी याद रख लेना चाहिए, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो अब अगर हम इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया ग्रीक का लोकेशन कहाँ है ये देखने जाए, तो अगर हमें इंडिया यहाँ पर लेते हैं, ऊपर हमें क्या मिलता है, नेपाल भूटान मिलता है, नेपाल भूटान मिलता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा चाइना, फिर यहाँ हमें बांग्ला मिल जाएगा, बांग्लादेश, यहाँ पर हमें म्यांमार दिखता है, और यहाँ पर हमें लाओस वियतनाम मिलता है। यहाँ पर हमें थाईलैंड देखने को मिल जाएगा, थाईलैंड का गल्फ है, फिर यहाँ पर मलेशिया मिलेगा, ठीक, मलेशिया मिलेगा। तो इस तरफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इस तरफ से देखते हैं। इंडिया है, इंडिया के पास क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास क्या है, अफगान है, अफगान में चले भी है ना, अफगान है। तो ऑन लाइटर नोट, अफगान के ऊपर यहाँ पर हमें तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर हमें ताजिकिस्तान देखने को मिलेगा, उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा, उज्बेकिस्तान, ठीक, उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा। फिर अफगान के पास हमें यहाँ पर ईरान, इराक, यहाँ पर नीचे यहाँ जॉर्डन, सऊदी अरबिया, यहाँ पर सीरिया देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लेबनन, क्या है, लेबनन है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ग्रीस, ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा क्या, बुल्गारिया मिलेगा, बुल्गारिया। यहाँ पर हमें टर्की देखने को मिलेगा, ठीक, बुल्गारिया। यहाँ पर मैसेडोनिया देखने को मिलेगा, मैसेडोनिया, और यहाँ पर हमें अल्बानिया देखने को मिलेगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके का है अपना डायरेक्शन। ग्रीस हमारा इंडिया से कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में है। कुछ थोड़ी बहुत याद रख लीजिए, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि हम बेकार में फिजूल की बातें अभी कर रहे हैं, नहीं करेंगे कभी वैसा। फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। आपकी बुक में हर एक चीज एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में दिया गया है। बुक में हर इस तरह से एक पेज में, एक A4 पेज में आपको ऐसे 2 साइड में आपको गैप मिलते हैं, वहां पर आप नोट बना सकते हैं या फिर डाउट भी लिख सकते हैं, जिसकी जो मर्जी वो कर सकते हैं, पर जरूरतमंद होनी चाहिए, ठीक। और क्या है, पहले तो इंट्रोडक्शन था जो कि हमने कवर कर लिया। अभी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव्स में हम ये वाले जो चैप्टर है क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, एजुकेशन कैसे एक सब सिस्टम है, एजुकेशन कैसे एक सब सिस्टम है, किसका, सोसाइटी का, सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी है, किस तरह से ये सोसाइटी का एक सब सिस्टम है। और क्या हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, एजुकेशन का जो फंक्शंस है उसे हम कवर करने वाले हैं, फंक्शंस को कवर करने वाले हैं। इसके बाद एजुकेशन अपना किस तरह से इवॉल्व करके आया, जिसके द्वारा कि हम क्या करते हैं, अपनी जो सोसाइटल नीड्स है उसे फुलफिल कर सकते हैं, उसे फुलफिल कर पाते हैं, ठीक। और क्या है, इसका जो कंट्रीब्यूशन, एजुकेशन का जो कंट्रीब्यूशन है उसे भी हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन सही लगे, ठीक लगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।